जय हिंद दोस्तों। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है क्लासेस में। तो जैसा कि हमारी स्टैटिक में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भारत में कृषि की क्लास जो चल रही थी, उसमें हमने आपको जो भारत की मुख्यतः 3 फसलें थी। पहले थी हमारी खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, जो कि तीनों फसलें हो गई थी। बात चल रही थी कंटूर खेती की। जो कंटूर खेती मतलब कि समोच्च कृषि, अगर बोले तो सीढ़ीदार कृषि के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे जो वो टॉपिक है एनर्जी क्रॉप के बारे में। तो देखते हैं एनर्जी क्रॉप। अगला जो पॉइंट आता है हमारा आता है एनर्जी क्रॉप का। एनर्जी क्रॉप, एनर्जी क्रॉप होता क्या है? तो वह जिन फसलों को जिन जिन फसलों को अल्कोहल और जिन फसलों को अल्कोहल और बायोडीजल बनाने के लिए बायोडीजल अल्कोहल और बायोडीजल बनाने के लिए अल्कोहल और बायोडीजल बनाने के लिए उगाया जाता है बनाने के लिए उगाया जाता है अल्कोहल और बायोडीजल बनाने के लिए जिन फसलों को उगाया जाता है, उन्हें हम एनर्जी क्रॉप कहते हैं। उन्हें हम एनर्जी क्रॉप कहते हैं। उन्हें हम एनर्जी क्रॉप कहते हैं। तो एनर्जी क्रॉप किसे कहते हैं? कौन सी फसलें जिन्हें अल्कोहल और बायोडीजल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उन्हें हम एनर्जी क्रॉप फसलें कहते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कौन सी हो गई। एग्जाम्पल में देखो तो गन्ना, आलू, गन्ना, आलू, मक्का, जौ। तो गन्ना, आलू, मक्का, जौ, इन्हें एनर्जी क्रॉप के अंदर लाया जाता है। इन्हें उगाया जाता है जिनसे बायोडीजल और एल्कोहल बनाया जाता है। अब बात करते हैं, अब एग्जाम्पल में गन्ना है तो गन्ने की बात देख लेते हैं कौन सा। तो पहला पॉइंट यह आता है कि सर्वाधिक सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश, तो कौन से देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है? तो देश आता है ब्राजील। कौन सा आता है? तो ब्राजील। तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील। अगली बात आती है कि ब्राजील में, अगला पॉइंट आता है कि ब्राजील में बड़े पैमाने पर ब्राजील में बड़े पैमाने पर गन्ने से बायोडीजल गन्ने से बायोडीजल तो ब्राजील में बड़े पैमाने पर गन्ने से बायोडीजल बनाया जा रहा है। तो गन्ना का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश तो ब्राजील। और ब्राजील में बड़े पैमाने पर गन्ने से बायोडीजल बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट आता है कि अब बात करते हैं आलू की। ये तो क्या, गन्ना की, गन्ना से क्या बनता है? तो गन्ना से बायोडीजल बनता है। कौन सा देश बनाया? तो ब्राजील। अगली बात आती है कि आलू। तो आलू में स्टार्च आलू में स्टार्च अधिक पाया जाता है, यदि अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आलू में स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है। सभी को पता है कि आलू में सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च एक अगला आता है कि स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इससे अल्कोहल बनाया जाता है। इससे अल्कोहल बनाया जाता है।
बनाया जाता है। तो समझ में आया कि आलू में स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिससे अल्कोहल बनाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि अब बात करते हैं गेहूं की। अगला जो आता है गेहूं, वो तो हो गया हमारा कि एनर्जी क्रॉप। तो जिन फसलों को अल्कोहल और बायोडीजल बनाने के लिए उगाया जाता है उन्हें एनर्जी क्रॉप कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में गन्ना, आलू, मक्का और जौ। बात चली थी गन्ना की, तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा? सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश ब्राजील है। ब्राजील में बड़े पैमाने पर गन्ने से बायोडीजल बनाया जाता था, इतना तो है। अब बात करते हैं आलू की। तो आलू में सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, जिसमें स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी पता है। इससे अल्कोहल बनाया जाता है। अगर मैं जाता है चावल गेहूं की, तो चावल और गेहूं चावल और गेहूं दोनों चावल और गेहूं दोनों ग्रेमीनी कुल की फसलें हैं। कौन से कुल की? तो ग्रेमीनी कुल की। ग्रेमीनी कुल की फसलें हैं। ग्रेमीनी कुल की फसलें हैं। तो गेहूं, तो चावल और गेहूं कौन से कुल में है? तो ग्रेमीनी कुल की फसलें हैं। अगला पॉइंट में आता है कि चावल तथा गेहूं चावल तथा गेहूं चावल तथा गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। तो चावल और गेहूं का कौन सा प्रथम नंबर पर कौन सा आता है? तो चीन आता है। दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। तो चावल तथा गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है। अगला पॉइंट आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। पहला स्थान है। अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूं और चावल का पहला स्थान, तो भारत आएगा। अब केवल पूछेगा चावल और गेहूं के उत्पादन के लिए शीर्ष कौन है टॉप पे? तो चीन है। दूसरे नंबर पे भारत आएगा। समझ में आ गया? तो अगला पॉइंट आता है कि चावल के बाद गेहूं का गेहूं देश का गेहूं देश का दूसरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा खाद्य फसल है। सबसे बड़ा खाद्य फसल है। तो स्टार्ट होता है एनर्जी क्रॉप। तो एनर्जी क्रॉप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जिन फसलों को अल्कोहल और बायोडीजल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उन्हें एनर्जी क्रॉप फसलें कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है हमारा गन्ना, आलू, मक्का और जौ। तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील। सबसे ज्यादा सबसे बड़े पैमाने पर तो ब्राजील में बायोडीजल गन्ना के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट आता है कि आलू में स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है और स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे अल्कोहल बनाया जाता है। बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं और चावल दोनों ग्रेमिनी कुल की फसलें हैं। कौन से कुल की? तो ग्रेमिनी कुल की फसलें हैं। अगला पॉइंट है चावल तथा गेहूं के उत्पादन में चीन के चीन के बाद चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। तो और जब पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर आता है। अगर नॉर्मली पूछेगा चावल तथा गेहूं के उत्पादन में, तो सर्वाधिक चीन आएगा, फिर भारत आएगा। क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान भारत का आता है। तो चावल के बाद गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य फसल है। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा ये आता है कि गोल्डन राइस, जो गोल्डन राइस, बात चल चावल की तो गोल्डन, ये भी चावल की एक प्रजाति होती है। तो अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस चावल की एक प्रजाति है। तो गोल्डन राइस भी एक चावल की एक प्रजाति है जिसमें विटामिन ए, जिसमें विटामिन जिसमें विटामिन ए, तो गोल्डन राइस चावल की प्रजाति है जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो चावल में गोल्डन राइस चावल की एक प्रजाति होती है जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि चावल में चावल में ब्लास्टर नामक रोग, चावल में ब्लास्टर नामक रोग, चावल में ब्लास्टर नामक रोग लगता है। तो चावल में ब्लास्टर नामक रोग लगता है जिसमें पत्तियों पर, जिसमें जिसमें पत्तियों पर जिसमें पत्तियों पर भूरे, तो चावल में ब्लास्टर नामक रोग लगता है जिसमें पत्तियों पर भूरे रंग के नाव की तरह, भूरे रंग के भूरे रंग के नाव की तरह, भूरे रंग के नाव की तरह चकत्ते दिखाई देते हैं, चकत्ते दिखाई देते हैं। तो चावल में कौन सा ना चावल में कौन सा रोग लगता है, तो ब्लास्टर नामक रोग लगता है जिसमें पत्तियों पर, अगर पहचाने की तो क्या, जिसमें पत्तियों पर भूरे रंग की नाव की तरह की आकृति दिखाई देती है, चकत्ते दिखाई देते हैं। तो उसे कौन सा रोग कहते हैं, तो उसे ब्लास्टर रोग कहते हैं जो चावल में लगता है। अगला पॉइंट आता है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में है। कहाँ है, तो मनीला, मनीला में। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, तो मनीला में है। अगला पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय चावल शोध, ये अंतरराष्ट्रीय हो गया तो राष्ट्रीय भी तो होगा, जब इंटरनेशनल है तो नेशनल भी तो होगा। तो राष्ट्रीय चावल शोध कहाँ है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, ये कहाँ पड़ता है, तो ये उड़ीसा, कहाँ है, तो कटक। तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में है। अगली बात करते हैं गेहूं की, वो तो हमारा चावल का हो गया। तो गेहूं में सिंचाई की, गेहूं में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है, गेहूं में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि जाड़े में वर्षा कम होती है,
क्योंकि जाड़े में वर्षा क्योंकि जाड़े में वर्षा कम होती है, क्योंकि जाड़े में वर्षा कम होती है। तो गेहूं में, ये तो चावल का था कि गोल्डन राइस चावल की एक प्रजाति होती है जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा यह था कि चावल में ब्लास्टर नामक रोग लगता है जिसमें पत्तियों पर भूरे रंग की नाव की चकत्ते दिखाई देती है, यानी नाव की आकृति दिखाई देती है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो मनीला में स्थित है। राष्ट्रीय चावल संस्थान तो कटक उड़ीसा में है। गेहूं में सिंचाई की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? तो क्योंकि जाड़े में वर्षा कम होती है। अगला पॉइंट यह था कि हरित क्रांति के पहले चरण में हरित क्रांति के पहले चरण में हरित क्रांति के पहले चरण में सर्वाधिक पैदावार गेहूं की थी। सर्वाधिक पैदावार किसकी हुई थी? तो सर्वाधिक पैदावार गेहूं की थी। गेहूं की थी। तो हरित क्रांति के पहले चरण में सर्वाधिक पैदावार किस फसल की थी? तो गेहूं की थी। यह 3 प्रौद्योगिकी, अगला पॉइंट यह आता है कि इसी में कि यह 3 प्रौद्योगिक कौन कौन से? तो खाद एवं बीज और सिंचाई। खाद, बीज और सिंचाई पर आधारित है। पर आधारित है। तो किस पे? तो हरित क्रांति की पहले चरण में सर्वाधिक पैदावार गेहूं की थी। ये 3 प्रौद्योगिकी किस पे? खाद, बीज, सिंचाई पर आधारित है। अगला पॉइंट यह है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्तर प्रदेश में गेहूं का गेहूं का 35% उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का 35% उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का कितना परसेंट उत्पादन होता है? 35% उत्पादन होता है। अगला पॉइंट हमारा यह आता है कि भारत में विश्व का लगभग 12.5% गेहूं का उत्पादन होता है। 12.5% गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं का उत्पादन होता है तो भारत में विश्व का लगभग 12.5% गेहूं का उत्पादन है। तो चावल का कितना होगा? अब बात करते हैं चावल की। तो चावल का 21% उत्पादन होता है। 21% उत्पादन होता है। तो हमारा गेहूं चला था। गेहूं में सिंचाई की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? तो क्योंकि जाड़े में वर्षा कम होती है। हरित क्रांति की पहले चरण में कौन सी सर्वाधिक पैदावार हुई? तो गेहूं की हुई थी। किस किस प्रौद्योगिकी में? तो खाद, बीज और सिंचाई पर आधारित थी। अगले में उत्तर प्रदेश में गेहूं का 35% उत्पादन होता है। भारत में विश्व का लगभग 12.5% गेहूं का उत्पादन होता है और चावल का तो 21% चावल का उत्पादन होता है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला पॉइंट जो कि आता है कि हमने स्टार्ट किया था एनर्जी क्रॉप से, तो एनर्जी क्रॉप का गेहूं और चावल, तो कौन से कुल के होते हैं? तो ग्रेमिनी कुल के होते हैं। चावल की अगर एक प्रजाति कौन सी होती है? तो गोल्डन रनर, इसमें कि विटामिन ए और कीटा बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन होता है। तो अब बात चल रही गेहूं की, चावल का तो क्लियर होगा। गेहूं की, तो गेहूं में उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट उत्पादन है? तो 35% उत्पादन है। तो और भारत का विश्व में कितना होता है? तो विश्व का भारत में तो 12.5% और चावल का 21% होता है। अब बात करते हैं गेहूं, तो गेहूं यूपी में कितने परसेंट होता है और पंजाब में? तो अगला बना था गेहूं। गेहूं अगर देखें तो बात करें यूपी की, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में होता है 31.92%, 31.92%। अगली बात करते हैं पंजाब की। अब बात आती है पंजाब की, तो पंजाब में कितने परसेंट होता है? तो पंजाब में होता है 19.55%, 19.55%। अगला आता है हरियाणा। अगला जो राज्य आता है हमारा तो हरियाणा। अधिकतर कृषि वाले राज्य यही है, यूपी, पंजाब, हरियाणा। तो 11.6%। सर्वाधिक कहाँ होती है? तो यूपी में कितना? 31.92%, पंजाब में 19.55% और हरियाणा में पूछे तो 11.6% होता है। अब देश में अगला पॉइंट आता है कि देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूं उत्पादक शीर्ष, क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूं उत्पादक शीर्ष तीन राज्य, तो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूं उत्पादक में शीर्ष तीन राज्य कौन से हैं? तो पहला आता हमारा यूपी। यूपी में कितना है? तो यूपी में है 9.84, 9.84 मिली हेक्टेयर, 9.84 मिली हेक्टेयर। अब बात करते हैं पंजाब, सॉरी मध्य प्रदेश की अगर बात करें, यानी कि एमपी की, तो मध्य प्रदेश में कितना होता है? तो 5.56 मिली हेक्टेयर। अगला आता है राज्य हमारा पंजाब, तो पंजाब में कितना? तो 3.51 मिली हेक्टेयर। तो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूं उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यूपी। कितना? तो 9.84 मिली हेक्टेयर। बात करते हैं फिर आता है मध्य प्रदेश, तो 5.56 मिली हेक्टेयर और पंजाब तो 3.51 मिली हेक्टेयर। तो अब अगला जब परसेंट में पूछेगा तब भी यूपी है 31.92%, फिर पंजाब में आता है 19.55 और हरियाणा में आता है 11.6%। अब बात करते हैं अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका होता है ट्रिटिकम सटाइवम। तो ट्रिटिकम सटाइवम होता है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। अगला पॉइंट आता है कि इनकी प्रजाति को बढ़ाने का श्रेय, तो इनकी प्रजाति को बढ़ाने का श्रेय तो इनकी प्रजाति को बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? तो वह नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग कौन है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम सटाइवम। तो इनकी प्रजाति को बढ़ाने का श्रेय किसको होता है? तो नॉर्मन बोरलॉग। ये कहाँ के थे? तो नॉर्वे के
नॉर्वे मूल के ये जो नॉर्मन बोर लगते हैं, ये नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अमेरिकी वैज्ञानिक। तो कहाँ के नॉर्वे बोरलॉग कहाँ के थे? तो नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, मतलब थे कहाँ के? नॉर्वे के, लेकिन अब वैज्ञानिक कहाँ के थे? तो अमेरिका के। तो नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अगला पॉइंट आता है कि वैज्ञानिक, तो इनका विकास विकास कहाँ? तो मैक्सिको। विकास की बात करेंगे तो मैक्सिको में। कहाँ हुआ? तो मैक्सिको में। तो इतना समझ में आया। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल अंकुर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो गेहूं तो यूपी में 31.92%, पंजाब की बात करते हैं तो 19.55%, और हरियाणा में तो 11.6। अब बात करते हैं क्षेत्रफल, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तभी हमारा यूपी आएगा कि 99.84 मिली हेक्टेयर। एमपी में कितना है? तो 5.56 मिली हेक्टेयर, और पंजाब की बात करें तो 3.51 मिली हेक्टेयर है। बात करते हैं गेहूं का वैज्ञानिक नाम, तो ट्रिटिकम सटाइवम। इनकी प्रजाति को बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? तो इनकी प्रजाति को बढ़ाने का जो श्रेय वो तो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ये कहाँ के थे? तो अमेरिकी मूल के, सॉरी, नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक का विकास तो मैक्सिको में। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो हो गया कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम भी पता चल गया, किसने दिया था, और उसकी प्रजाति को बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है, कहाँ के थे वो वैज्ञानिक। तो इतना हो गया। अब तो गेहूं के बारे में पढ़ लिया, तो ये भी तो जान लेते गेहूं का बीजा आया कहाँ से था। तो अब गेहूं तो आया, इंडिया में उगाया जाने लगा। तो अब बीजा आया तो आया कहाँ से? तो अगला पॉइंट याद है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान, हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति के दौरान, हरित क्रांति के दौरान गेहूं का बीजा, भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं का बीजा कहाँ से लाया गया था? गेहूं का बीजा मैक्सिको से लाया गया था। मैक्सिको से लाया गया था। मैक्सिको से लाया गया था। भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं का बीजा कहाँ से आया था? तो मैक्सिको से लाया गया था। अगला पॉइंट हमारा है कि भारत में गेहूं की, भारत में गेहूं की भारत में गेहूं की निम्न प्रजातियां हैं। निम्न प्रजातियां हैं। तो भारत में गेहूं की निम्न प्रजातियां हैं। तो पहली कौन सी आती है? पहली आती है हमारी लेरमा रॉय। रॉय 64। अगली आती है सोनारा 63। फिर आती है सोनारा। ये प्रजातियां हैं गेहूं की। लेरमा रॉय 64, सोनारा। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर से लिख दें। सिक्सटी थ्री और सोनारा 64। अगली आती है मेगा। मेगा 64। और आती एक आती एस 227। ये उगाई जाती हैं भारत में।
तो भारत में गेहूं की प्रजातियां निर्मल भाई, सुनारा, सुनारा 63, सुनारा 64, मेगा 64 और एस 227। अब बात करते हैं मोटे अनाज की। ये तो हो गया हमारा गेहूं का पूरा। अब बात करते हैं मोटे अनाज की। मोटे अनाज, तो मोटे अनाज में कौन कौन सा आता है? तो मोटे अनाज मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? तो आता है जौ, जौ हो गया, बाजरा, जौ बाजरा, ज्वार और मक्का। जौ, बाजरा, ज्वार और मक्का, ये मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं मक्का की। अगर इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मक्का के बारे में बताएं। तो हमारा चावल हो गया, गेहूं हो गया। अब बात करते हैं मक्के की। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा मक्का। तो अगला जो आता है वो हमारा था मक्का। मक्का, तो मक्का कैसा पौधा है? तो मक्का एक उभयलिंगी पौधा है। मक्का एक मक्का एक उभयलिंगा पौधा, उभयलिंगाश्री पौधा है। पौधा है। अगर क्वेश्चन है कि मक्का एक कैसा पौधा है, तो मक्का एक उभयलिंगाश्री पौधा है। अगला पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य है कि, इसका तात्पर्य है कि, यानी कि इसका अर्थ है कि, इसका तात्पर्य है कि मक्का की मक्का के एक ही पौधे पर, मक्का के एक ही पौधे पर, मक्का के एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों ही, नर तथा मादा दोनों ही, नर तथा मादा दोनों ही फूल पाए जाते हैं। दोनों ही फूल पाए जाते हैं। तो मक्का एक कैसा पौधा है? तो मक्का एक उभयलिंगाश्री पौधा है। इसका तात्पर्य है कि, मतलब कि इसमें जो मक्के का एक पौधा होता है, उसमें मतलब कि पौधे में नर तथा मादा दोनों प्रकार के फूल पाए जाते हैं, इसलिए इसे उभयलिंगी सी पौधा कहते हैं। अगला पॉइंट आता है कि मक्के के मक्के मक्का को के मक्का को मक्का को मक्का के प्रोटीन को जेन कहते हैं। मक्का के प्रोटीन को जेन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मक्का के प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो जेन कहा जाता है। अगला आता है, मक्का एक सी फूड पौधा है। मक्का एक सी फूड पौधा है। तो मक्का कैसा पौधा है? मक्का एक सी फूड पौधा है, यानी मक्का एक उभयलिंगाश्री जैसा उभयलिंगाश्री पौधा है, जिसमें जैसे मक्के के एक ही पौधे पर नर व मादा दोनों ही फूल होते हैं, इसलिए इसे उभयलिंगाश्री पौधा कहा जाता है। मक्के के प्रोटीन को जेन कहते हैं। तो मक्के के प्रोटीन को क्या कहा जाता है? जेन कहते हैं। मक्का एक सी फूड पौधा है। अगला पॉइंट आता है कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है।
राज्य। कौन है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अब बात करते हैं देश, तो मक्का, अगला पॉइंट यह आया था कि मक्का अमेरिकी, मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। तो मक्का कैसा पौधा है? तो मक्का एक अमेरिकी मूल का पौधा है। सर्वाधिक उत्पादक जो अपने इंडिया का कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है, जहाँ सर्वाधिक मात्रा में मक्का उत्पादक होता है। अगला पॉइंट यह आता है कि जिसे 17वीं शताब्दी में इसे मिलेगा, तो मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है, जिसे 17वीं शताब्दी में जिसे जिसे 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लाया गया, कंपनी के द्वारा भारत में लाया गया। तो समझ में आया कि मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। ये कब आया था? 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लाया गया था। और गेहूं कब आया था? तो गेहूं कहाँ से? तो गेहूं मैक्सिको से आया था। तब तो हरित क्रांति के दौरान वो लाया गया था गेहूं का बीज। अगला पॉइंट हमारा यह था कि भारत में अधिकांशता विट्ठल क्रुम विंटल किस्म का मक्का उगाया जाता है। किस्म का मक्का उगाया जाता है। तो भारत में अधिकांशता मतलब सर्वाधिक मात्रा में कौन से किस्म का? तो विंटल किस्म का मक्का भारत में उगाया जाता है। जबकि अगला पॉइंट आता है कि अगर यहां से लिख तो जबकि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जबकि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जबकि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड किस्म उगाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में डेंट किस्म उगाई जाती है। तो भारत में कौन सा? तो भारत में विंटल किस्म का, और तो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो डेंट किस्म का मक्का उगाया जाता है। तो ये बात होगी मक्के की। मक्का एक ऐसा पौधा है, तो मक्का एक उभयलिंगी पौधा है। इसका तात्पर्य है कि मक्का एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों ही फूल होते हैं, इसलिए इसे उभयलिंगी पौधा कहते हैं। बात करते हैं मक्का के प्रोटीन को जेन कहते हैं। मक्का के प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो जेन कहा जाता है। मक्का एक से फूल पैदा होता है। मक्का के सर्वाधिक उत्पादक राज्य अपने भारत का कौन सा? तो कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। तो मक्का एक अमेरिकी मूल का पौधा है। कैसा? तो अमेरिकी मूल का पौधा है। ये भारत कब आया था? तो 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लाया गया था। अगला था भारत में अधिकांशतः क्विंटल किस्म का मक्का उगाया जाता है, जबकि राजस्थान में हिमाचल प्रदेश में डेंट किस्म उगाई जाती है। तो इतना तो पढ़िए। अब बात, अगर क्वेश्चन आ गया कि मक्के में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होता है? तो मक्के में कार्बोहाइड्रेट 80% पाया जाता है। कितना? तो 80% पाया जाता है। तो मक्के में कार्बोहाइड्रेट कितना? तो 80% पाया जाता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो मक्का हो गया, तो चावल गेहूं मक्का हो गया। अब बात करते हैं जौ की। अगला जो आता है हमारा जौ, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है जौ का। तो चावल गेहूं मक्के के बारे में जाने, अब जौ के बारे में जान लिया जाता है। तो जौ भी देश की एक, पहला पॉइंट आता है जौ भी देश की एक, जौ भी देश की एक खाद्यान्न फसल है। तो जौ भी देश की एक खाद्यान्न फसल है। जौ एक शीतकालीन ऋतु, अगला पॉइंट आता है कि जौ एक शीतकालीन ऋतु की फसल है। जो एक शीतकालीन ऋतु की, जो एक शीतकालीन ऋतु की फसल है। जो एक शीतकालीन ऋतु की फसल है, जिसे सितंबर से अक्टूबर महीने में बोया जाता है। जिसे जिसे सितंबर से अक्टूबर में बोया जाता है, बोया जाता है। तो जो एक शीतकालीन ऋतु की फसल है जिसे सितंबर से अक्टूबर में बोया जाता है तथा मार्च से अप्रैल महीने में, तथा मार्च से अप्रैल में काटा जाता है। जैसे मार्च से अप्रैल में काटा जाता है। तो जौ को कब बोया जाता है? तो जौ को सितंबर से अक्टूबर महीने में बोया जाता है तथा मार्च से अप्रैल में काटा जाता है। अगला पॉइंट यह आता है कि जौ का प्रयोग किसमें आता है? तो जौ का प्रयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। जौ का प्रयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। तो जौ का प्रयोग किसके लिए? तो जौ का प्रयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट याद है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान देश के, उत्तर प्रदेश और राजस्थान उत्तर प्रदेश और राजस्थान देश के दो प्रमुख राज्य हैं। देश के दो प्रमुख राज्य हैं। तो जौ भी देश की खाद्यान्न फसल है। जौ शीतकालीन ऋतु की फसल है जिसे सितंबर से अक्टूबर महीने में बोया जाता है तथा मार्च से अप्रैल में काट लिया जाता है। जौ का प्रयोग किसके लिए होता है? जौ का प्रयोग शराब बनाने के लिए होता है। जैसे कि गेहूं का प्रयोग, आलू का प्रयोग अल्कोहल के लिए किया जाता है और गन्ने का प्रयोग बायोडीजल के लिए किया जाता है। इसी तरह जौ का प्रयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान देश के दो प्रमुख राज्य हैं जिनमें सबसे सर्वाधिक मात्रा में जौ होती है। अब बात करते हैं झुंडी की। अब फसल पे आई है तो अब जौ हो गई तो झुंडी भी देख लेते हैं। झुंडी के बारे में, जिसे ज्वार कहते हैं, अगर बोलेंगे तो ज्वार। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल गेहूं के बाद चावल क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद ज्वार देश की, ज्वार बोले झुंडी बोले, ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। तो झुंडी यानी ज्वार, तो क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से चावल और गेहूं, पहले नंबर चावल और गेहूं के बाद ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। अगला पॉइंट आता है कि इस फसल का उत्पादन, जो तो शीतकालीन में होती है, तो अब बात करते हैं झुंडी की। तो इस फसल का उत्पादन
वर्षा पर निर्भर होता है, वर्षा पर निर्भर करता है। तो ज्वार जो फसल होती है, इस फसल का उत्पादन किस पर निर्भर, तो वर्षा पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट आता है ज्वार। ज्वार अफ्रीकी, ज्वार अफ्रीकी मूल का एक, ज्वार अफ्रीकी मूल का एक उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पौधा है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। तो जुंडी का ज्वार कहाँ से है, तो ज्वार है जो अफ्रीकी मूल का एक उष्णकटिबंधीय पौधा। मक्का था तो वो था अमेरिकी मूल का। गेहूं का बीजा कहाँ से था, तो वो हरित क्रांति के दौरान मैक्सिको से आया था। तो अगला पॉइंट हमारा आता है, तो जी हो गया हमारा जुंडी। अब बात करते हैं बाजरा की। लास्ट टॉपिक जो आता है हमारा फसल का, तो आता है बाजरा। तो बाजरा ये भी कहाँ है, तो ये बाजरा भी अफ्रीकी मूल का पौधा है। कहाँ है, तो अफ्रीकी मूल का पौधा है। अफ्रीकी मूल का पौधा है। अगर बाजरा उत्पादक 3 शीर्ष राज्य, बाजरा उत्पादक 3 शीर्ष राज्य, 3 शीर्ष राज्य। तो बाजरा उत्पादक 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं? पहला आता है राजस्थान, फिर आता हमारा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, तो लास्ट आता वो आता गुजरात। ये तो हो गया। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले राजस्थान, फिर आता उत्तर प्रदेश, लास्ट में था महाराष्ट्र। लास्ट में जो आता है वो आता है हमारा महाराष्ट्र। तो बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। बाजरा उत्पादक 3 साल, पहला राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आज आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। आई होप आप सभी लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।